लास्ट क्लास में अपन लोग पार्लियामेंट के ऊपर क्वेश्चन कर रहे थे और मैंने सबको कल बोला था आराम से पूरे पार्लियामेंट को रिवाइज करके आना। जो रिवाइज करके आए होंगे उनसे आज के क्वेश्चन बनेंगे और जो नहीं भी करके आए होंगे उनको कुछ तो पता ही होगा, इतना पढ़ा है तो। लास्ट क्लास में यहाँ पर छोड़ा था, तो ये रहा पहला क्वेश्चन, जल्दी से इसका आंसर करो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिसने रिवाइज नहीं किया डोंट वरी, क्वेश्चन के थ्रू सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। क्या आ रहा है इसका आंसर? सी आ रहा है। चलो देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सबसे पहले देखना विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। तो करेक्ट के बारे में पूछना है, ये चीज ध्यान रखना है। पहला देख लेते हैं, इफ अ सिटिंग मेंबर ऑफ वन हाउस इज ऑल्सो इलेक्टेड टू अदर हाउस, हिज सीट इन द फर्स्ट हाउस बिकम्स वेकेंट। ये बात सही है क्या कि अगर कोई भी मेंबर है, अगर वो एक हाउस में था, फॉर एग्जांपल वो लोकसभा में था और वो राज्यसभा में भी चुन गया, तो ऑटोमेटिक उसकी लोकसभा की सीट चली जाएगी क्या? हाँ, ऐसा मान लिया जाता है कि वो ऑलरेडी लोकसभा का मेंबर था और उसने राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ा, मतलब वो लोकसभा की सीट को छोड़ना चाहता था, और अगर वो राज्यसभा का मेंबर था और लोकसभा में चुन गया तो राज्यसभा की सीट वेकेंट हो जाएगी। तो ये बात सही है, वेकेंट हो जाएगी। हाँ, दूसरा देख लेते हैं, अ हाउस कैन डिक्लेयर द सीट ऑफ मेंबर वैकेंट if he is absent from all its meeting for a period of 60 days without its permission। अगर हाउस की परमिशन के बिना कोई मेंबर 60 डेज या उससे ज्यादा एब्सेंट रहता है तो क्या उसकी सीट वेकेंट हो जाती है? आंसर इज यस, उसको हटा दिया जाता है। बिल्कुल, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बोथ 1 and 2, सी आंसर हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आया सभी लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधे मिनट का क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कर दो। सी राज्यसभा, ठीक है देख लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग कैन ऑथराइज पार्लियामेंट टू क्रिएट न्यू ऑल इंडिया सर्विस कॉमन टू बोथ सेंटर एंड स्टेट। हम लोगों ने देखा था राज्यसभा के पास कुछ स्पेशल पावर्स होते हैं। वो स्पेशल पावर क्या थे कि अगर ऑल इंडिया सर्विसेज न्यू क्रिएट करना है तो वो किसकी परमिशन से हो सकती है? राज्यसभा ही उसको इनिशिएट कर सकती है। अगर मान लो दूसरी पावर क्या थी, अगर वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना इफेक्टिव मेजोरिटी से, तो उसका जो पहली बार प्रपोजल है वो कहां लाया जा सकता है? राज्यसभा। और भी कोई स्पेशल पावर है क्या राज्यसभा की? बोलो। एक तो ऑल इंडिया सर्विसेज, अगर हाँ, अगर पार्लियामेंट स्टेट सब्जेक्ट पे लॉ बनाना चाहता है तो उसके लिए पहले किसका अप्रूवल लगता है? राज्यसभा का। तो ये 3 स्पेशल पावर रहती है राज्यसभा के पास, तो वो चीज आपको ध्यान रखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? राज्यसभा। तुम दोनों को समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है अभिषेक, चलो अब क्वेश्चन आते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। अपन ने बहुत सारे प्रिविलेजेस वगैरह करे, बहुत सारे मोशन वगैरह करे, अब उस पर क्वेश्चन आ जाएंगे, सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्या आ रहा है आंसर? सी डी किसका क्या आ रहा है? सी किसका आ रहा है? डी किसका आ रहा है? बस हाथ नहीं उठाना कोई भी, बोलो केवल सी डी। और क्या आ रहा है? सी। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। द टर्म ऑफ लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड अंडर विच ऑफ दीज सर्कमस्टांसेस। कि लोकसभा का टर्म वैसे कितने साल का होता है? 5 ईयर्स। उसको बढ़ाया जा सकता है किन कंडीशंस में? ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। करेक्ट के बारे में पूछ रहा है, इनकरेक्ट? करेक्ट के बारे में पूछ रहा है। बिल्कुल, अभी अपन करेक्ट पे ही चल रहे हैं। पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं, व्हेन अ नेशनल और फाइनेंशियल इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन। ये बात सही है? अधूरी सही है, अधूरी गलत है, क्योंकि व्हेन नेशनल इमरजेंसी तो सही है, लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी के केस में लोकसभा का टर्म एक्सटेंड हो सकता है। आंसर इज नो। अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है तो ये तो गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट की गलती है जिसके कारण फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी। सो उस गवर्नमेंट को मॉरल ऑब्लिगेशन पे तो रिजाइन करना चाहिए, बल्कि ना कि लोकसभा का टर्म एक्सटेंड कर लेना चाहिए। सो फाइनेंशियल इमरजेंसी यहां पर क्या ये नहीं आएगा, नेशनल इमरजेंसी तक तो ठीक था। सो आंसर मेरा फर्स्ट ऑप्शन तो क्या है? सॉरी, फर्स्ट ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। सेकेंड देख लो, when a new government cannot be formed even after the completion of term of previous लोकसभा। मान लो लोकसभा कंप्लीट हो गई, 5 साल कंप्लीट हो गए, अब नई सरकार नहीं बन पा रही है, ऐसे इलेक्शन के रिजल्ट आए कि हंग असेंबली हो गई, किसी के पास मेजोरिटी नहीं है, सरकार नहीं बन पा रही है, तो क्या उस लोकसभा का टर्म एक्सटेंड कर देंगे? आंसर इज नो। लोकसभा का टर्म एक्सटेंड नहीं किया जा सकता, ये चीज आपको ध्यान रखना इस केस में। तो ये वाला भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग। तो 1 इनकरेक्ट है, 2 भी इनकरेक्ट है, पूरे ऑप्शन चले गए, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। थर्ड देख लेते हैं, व्हेन राज्यसभा अप्रूव्स सो ऑन अ स्पेशल रिकमेंडेशन मेड बाय प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर तो हमेशा ही बोलेंगे 1 साल और बढ़ा दो, 1 साल और बढ़ा दो, 1 साल और बढ़ा दो, तो ऐसा हो सकता है? नहीं, राज्यसभा ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा? डी, नन ऑफ द अबव। ये समझ में आया? किसका आया था? डी। सेकेंड ऑप्शन क्या बोल रहा है कि नई गवर्नमेंट, मान लो एक लोकसभा थी, 15 मई से स्टार्ट हुई थी मोदी जी की लोकसभा 2019 में, 2024 में 15 मई तक खत्म हो जाएगी। मतलब 16 मई से वो नहीं बैठ सकते हैं उस लोकसभा में, मतलब मई के पहले पहले इलेक्शन करवा लेगा इलेक्शन कमीशन।
इलेक्शन करवाया, इलेक्शन के रिजल्ट आया, बट नो पार्टी सिक्योर्स द मेजोरिटी, 272 का नंबर किसी के पास भी नहीं आया, तो अब सरकार कैसे बनेगी? तो या तो आप कोएलिशन की सरकार बने, या तो प्रेसिडेंट सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को सरकार बनाने का प्रस्ताव देंगे, लेकिन उनको फ्लोर टेस्ट पास कराना पड़ेगा और बताना पड़ेगा हमारे पास 272 प्लस मेंबर का सपोर्ट है। और अगर मान लो वो भी फेल हो जाते हैं कि वो नहीं बता पाते हैं सपोर्ट, तो फिर क्या होगा? तो फिर प्रेसिडेंट को मजबूरन लोकसभा को क्या करना पड़ेगा? डिसॉल्व करना पड़ेगा, भंग करना पड़ेगा और री इलेक्शन करवाना पड़ेंगे। समझ में आ गया? लेकिन इस केस में कि अगर सरकार नहीं बन पा रही तो आप लोकसभा का टर्म या टेन्योर को एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। गगन, ये एसी का वो चालू कर यार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो फटाफट जब तक। बोलो, डी आ रहा है, चलो देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है? देयर इज नो कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इन इंडिया। क्या मेंबर्स के लिए कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है? सो देखना, लोकसभा मेंबर्स के लिए तो नहीं है, लेकिन राज्यसभा के मेंबर्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना। और यहां पर क्या लिखा हुआ है? आइदर हाउस। अगर यहां पे सिर्फ लोकसभा लिखा होता तो ये स्टेटमेंट सही होता। क्यों? हमने देख लिया क्योंकि राज्यसभा के मेंबर्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट है। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब उनका आचरण कैसा होगा हाउस के अंदर। समझ में आया? लोकसभा वालों के लिए नहीं है, तो धूम मचाते रहते हैं, तुमको पता ही है। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है गलत है? गलत हो गया। सेकंड क्या बोल रहा है? अच्छा देखो, राज्यसभा भारत की है और उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट है। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? अदर देन यूके एंड कनाडा नो अदर कंट्री प्रिस्क्राइब्स अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द पार्लियामेंटेरियंस। हमने देखा इंडिया में ही है, और ये क्या बोल रहा है कि यूके और कनाडा के अलावा कहीं नहीं है क्या? अरे इंडिया में भी कोड ऑफ कंडक्ट प्रिस्क्राइब्ड है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि ये किसके बारे में पूछ रहा है? सिलेक्ट द करेक्ट आंसर के बारे में पूछ रहा है, ध्यान रहेगा। सो कोड ऑफ कंडक्ट कब से है राज्यसभा वालों के लिए? 2005, लेकिन लोकसभा वालों के लिए कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, इसलिए वो कुछ भी काम करते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो जल्दी से, लंबा है लेकिन 1 मिनट में इसको आंसर करना है। क्या आ रहा है आंसर? सी। चलो देख लेते हैं, पहले तो देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। करेक्ट के बारे में पूछ रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 है और 2 है। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है? डिस्पाइट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेज ऑफ फ्री स्पीच फॉर अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन द हाउस, whatever an MP says in the house is subject to rules of parliament and the control of proceeding by the speaker। ये बात सही है। देखो हमने देखे थे कि कुछ प्रिविलेजेस अवेलेबल है इंडिविजुअल मेंबर्स को भी, एज अ हाउस को भी। कल ही देखे थे, रिवाइज भी किए थे। मेंबर को क्या प्रिविलेज है कि वो एब्सेंस फ्रॉम ज्यूरी सर्विसेज, फ्री स्पीच दी हुई है उसको, याद है। फिर सिविल केसेस में उसको क्या हाँ अरेस्ट नहीं कर सकते 40 डेज तक, वो वाली चीजें याद है। अब जो फ्री स्पीच मिली हुई है, मतलब मेंबर कैन स्पीक एनीथिंग, और उसके बाद उसको आप किसी कोर्ट ऑफ लॉ में जिम्मेदार ठहरा सकते हो नहीं, तो ऐसे में तो मेंबर पूरी प्रोसीडिंग की ऐसी तैसी करके रख देगा अगर कुछ भी स्पीक करेगा तो उसको वो जो राइट मिला हुआ है फ्री स्पीच का, लेकिन उसके बाद भी हाउस उसको कंट्रोल कर सकता है और स्पीकर उसको कंट्रोल कर सकता है अंडर रूल्स ऑफ पार्लियामेंट। ध्यान रहेगा। तो यही चीजें सब्जेक्ट टू रूल्स ऑफ पार्लियामेंट एंड कंट्रोल ऑफ प्रोसीडिंग बाय द स्पीकर। बिल्कुल ये बात सही है। हाँ, तो ये वाला स्टेटमेंट तो मेरा करेक्ट है। सेकंड देखें, सेकंड क्या बोल रहा है? इफ अ स्पीकर इज ऑफ ओपिनियन दैट द वर्ड्स हैव बीन यूज्ड इन द हाउस डिबेट which are unparliamentary, the speaker may order that such words be expunged from the proceedings of the house। ये बात सही है। देखना, अगर मान लो हर चीज आपको पता है, जो भी पार्लियामेंट के अंदर डिबेट होती है वो सारी क्या होती है? लिखा, मतलब लिखी भी जाती है। कैबिनेट रहता है ना सामने, एक सेक्रेटेरिएट रहता है, बैठे रहते हैं वेल में, आपने देखे होंगे लोग, वो सारी चीजों को क्या लिखते हैं? लिखते भी हैं कि क्या डिबेट चल रही है, ताकि आने वाले समय में अगर लॉ को लेके कोई इशू होता तो आप उस डिबेट को भी वापस से रीड कर सकते हो, राइट। और वो लोग जहां बैठते हैं, जो लिखने वाले, जो सेक्रेटेरिएट वाले जो लोग रहते हैं, जो जहां बैठते हैं, उसको क्या बोलते हैं? वेल ऑफ द हाउस। और अगर मेंबर वेल में आ जाता है तो मेंबर को बाहर निकाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वेल में आया मतलब वो कागज फाड़ने के लिए आया, इसका मतलब वो रिकॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, तो उसको इवन बाहर भी कर सकता है। चेयरमैन ऑफ द हाउस स्पीकर भी हो सकता है और वाइस प्रेसिडेंट भी हो सकता है। तो ये बात सही है क्या कि अगर मान लो स्पीकर को लगता है कि किसी मेंबर ने कुछ बोला और वो क्या है? अनपार्लियामेंटेरियन है, कि मतलब गलत बोला, उसको नहीं रिकॉर्ड करना, तो ऑफ द रिकॉर्ड कर सकता है। आंसर इज यस। तो ये वाली बात सही है। हाँ, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा? बोथ 1 और 2, सी आंसर इसका हो जाएगा। इजी था ये, जिसको नहीं भी आ रहा है क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज हो रहा है ना। चलो ये देख लो,
हाँ बी, चलो देख लेते हैं। हाँ, अ मेंबर ऑफ ठीक है, अब देख लेते हैं जल्दी से, हंसो मत यार, उसने अपना आंसर किया बेचारे ने। अ मेंबर ऑफ हाउस बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी बिकम डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग मेंबर ऑफ द हाउस इफ, कोई भी मेंबर है हाउस का, वो लोकसभा भी हो सकता है, राज्यसभा का हो सकता है, वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से आया, बीजेपी से आया, कांग्रेस से आया, निर्दलीय आया, इंडिपेंडेंट आया, जैसे भी आया, बट वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करता है मान लिया जाए, उसको कब डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं मेंबर ऑफ हाउस से? कब? तो देखना, इफ ही इज एब्सेंट फ्रॉम द हाउस फॉर मोर देन 30 वर्किंग डेज। 30 डेज कहीं भी पढ़ा है क्या अपन ने? कितने पढ़ा है? 60 डेज पढ़ा है। तो यहाँ पर ये नंबर आपको कंफ्यूज कर रहा है, तो पहला तो क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड देख लेते हैं, ही हैज वॉलंटरी गिवन अप द मेंबरशिप ऑफ हिज पॉलिटिकल पार्टी। मान लो कोई एमपी था, नरेंद्र मोदी जी थे, किसकी पार्टी पे टिकट लड़े? किसकी टिकट पे लड़े थे? वो बीजेपी की टिकट पे लड़े थे, और बाद में बोले अब मैं बीजेपी का ही मेंबर नहीं हूं, छोड़ दी मैंने बीजेपी, और नाउ आई एम गोइंग टू ज्वाइन कांग्रेस पार्टी। तो फिर क्या होगा? तो फिर जो स्पीकर ऑफ द हाउस है वो नरेंद्र मोदी को बीइंग अ मेंबर ऑफ हाउस क्या बोलेंगे? यू आर नाउ डिस्क्वालीफाइड। अब आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहे, और अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहे हो तो 6 महीने के अंदर अंदर अगर आप नई जगह से चुन के नहीं आए तो आप प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बचोगे। समझ में आई? क्यों? क्योंकि मिनिस्टर बनने के लिए क्या होना पड़ता है आपको? मेंबर ऑफ हाउस। तो ये चीज ध्यान रखोगे, अगर आपने खुद से अपनी पार्टी की मेंबरशिप गिव अप कर दी है तो अब आप क्या हो जाओगे? डिस्क्वालीफाई। शत्रुघ्न सिन्हा, नवजोत सिंह सिद्धू, ये वो गद्दार थे बीजेपी के जो खाते बीजेपी का था और बात किससे करते थे? कांग्रेस से। तो मोदी जी ने बोला इनको बाहर कर दो। तो ये वाला बात सही है, ये बात बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी, दैट इज 2 ओनली। सभी लोगों ने सही दिया है। हाँ, नेक्स्ट देख लो। अच्छा, एक बात बताना, मान लो आपने पार्टी की मेंबरशिप दे दी तब तो आप बाहर हो जाओगे, लेकिन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS, उसके साथ क्या हुआ है? कोई बता सकता है? या शिवसेना का तो अभी रिसेंट एग्जांपल है ना महाराष्ट्र में, उद्धव ठाकरे की पार्टी को एकनाथ शिंदे फ्रैक्शन छोड़ के गया, तो क्या हुआ? कि उन्होंने पार्टी छोड़ी? एकनाथ शिंदे ने पार्टी नहीं छोड़ी। एकनाथ शिंदे ने यह बोला कि आई एम द रियल शिवसेना, और उद्धव ठाकरे कौन है? फ्रॉड है, बोले इसको बाहर कर दो। और बाद में इलेक्शन कमीशन ने बोला कैसे? तो एकनाथ शिंदे ने बोला कि मेरे पास 2/3 ऑफ द मेंबर्स की पावर है, अगर 2/3 मेंबर मेरा सपोर्ट कर रहे हैं तो उद्धव ठाकरे शिवसेना का मालिक थोड़ी है। सो रियल शिवसेना अब किसकी बन गई है? एकनाथ शिंदे की। उद्धव ठाकरे इज नाउ आउट ऑफ पावर। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, स्क्रीन के ऊपर है। क्या आंसर है? बड़ा इजी है, आंसर है सी, बिल्कुल सही बात है। एक चीज और ध्यान रखना, महाराष्ट्र के केस में एक चीज हमको देखने को मिलती है कि अगर प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, प्रेसिडेंट रूल लग गया, प्रेसिडेंट रूल कौन हटा सकता है? बोलने के लिए तो पार्लियामेंट हटाएगी, बोलो हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र में प्रेसिडेंट रूल कब हटा था? अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह 4 बजे, और सुबह 5 बजे देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने शपथ भी ले ली थी। उद्धव ठाकरे नींद में थे, सुबह 4 बजे प्रेसिडेंट रूल हटा, गवर्नर ऑफिस गए, फटाफट सबको ओथ दिलाई, और 6 बजे तो क्या हुआ? चीफ मिनिस्टर और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी बन गया। सो प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पेशल पावर को यूज करते हुए प्रेसिडेंट रूल को क्या करा? रिवोक करा, और इंप्लीमेंट भी कर देते हैं वो रातों रात। मोदी जी तो सुबह 4 बजे उठते हैं, उठते से उन्होंने बोला, सबसे पहले बोला चलो फटाफट सबकी शपथ ग्रहण करवा देता हूं, तैयार हो जाओ। समझ गए ना तुम लोग? सो अगर ये क्वेश्चन आए, ये आ सकता है, क्यों? क्योंकि करंट अफेयर से रिलेटेड है। सो क्या प्राइम मिनिस्टर अलोन ये काम कर सकते हैं? आंसर इज यस, इजी है। हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या था ये। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रोल ऑफ द स्पीकर। रोल ऑफ स्पीकर वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन है। ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट अपन पढ़ चुके हैं, उसमें स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर थे, तो स्पीकर को देख लेते हैं। ही एक्ट्स एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। देखो, अगर ये किसी भी ग्रुप में है तो यूजुअली ये उसका क्या बन जाता है? अगर ये उस ग्रुप का मेंबर है तो ऑटोमेटिक क्या बन जाता है? चेयरमैन। इवन ये आगे भी पढ़ लो, ही कैन अलाउ सीक्रेट सिटिंग ऑफ द हाउस एट द रिक्वेस्ट ऑफ लीडर ऑफ द हाउस। हाँ, मान लो प्राइम मिनिस्टर लीडर ऑफ द हाउस ऑफ लोकसभा है, अगर वो बोलते हैं एक सीक्रेट मीटिंग करो यार, कुछ प्लान व्लान करना, मिसाइल विसाइल खरीदना, तो सीक्रेट मीटिंग करवा सकते हैं क्या स्पीकर? हाँ, ही कैन समन सीक्रेट मीटिंग्स ऑल्सो। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? सी, बोथ 1 and 2। इवन ध्यान रखना, वो सारे चेयरमैन को भी अपॉइंट करते हैं। ही अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ ऑल द पार्लियामेंट्री कमिटीज ऑफ लोकसभा एंड सुपरवाइजेस देयर फंक्शनिंग। लेकिन लोकसभा वालों को करते हैं, राज्यसभा वालों को कौन करते होंगे? वाइस प्रेसिडेंट। ही हिमसेल्फ इज द चेयरमैन ऑफ बिजनेस एडवाइजरी कमिटी, रूल्स कमिटी एंड द जनरल पर्पस कमिटी। वो खुद भी 3 कमिटियों के चेयरमैन रहते हैं। कौन कौन सी कमिटी है वो? बिजनेस एडवाइजरी, रूल्स कमिटी और जनरल पर्पस कमिटी। और वो सभी
पार्लियामेंट्री कमिटीज के चेयरमैन को कौन चुनता है? स्पीकर। तो स्पीकर भी काफी इंपॉर्टेंट और पावरफुल पोजीशन होती है इन केस ऑफ लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, स्पीकर प्रोटेम पे, काफी इजी क्वेश्चन है, केबीसी का 1000 वाला। किसको समझ नहीं आ रहा है क्वेश्चन, पहले ये बता दो। आ रहे हैं समझ? क्या आंसर आ रहा है जल्दी बताओ। हाँ, बी। ये क्या बी के बाद मतलब सी की क्या? तुम लोग देखो ऑप्शन कुछ गलत नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्योंकि केबीसी का 1000 वाला, इसलिए सब चुप ही हो गए कि हम आंसर ही नहीं कर पाए। हाँ, तीनों सही है। आंसर बोलो तीनों सही है, ये मत बोलो जो इसमें से ABCD में से एक बोलो बस। ए, चलो एक का आ गया ए, शिवम का आ गया बी, हाँ डी, चलो देख लेते हैं सी। ABCD सभी आ गए, वेरी गुड। एक ही अकेला सी, चलो देख लेते हैं। शिवम बोल रहा अकेला सी है, चलो देखते हैं। बाकी केबीसी का 1000 वाला क्वेश्चन था और सब मात खा रहे हो शिवम को छोड़ के। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट स्पीकर प्रोटेम। अच्छा, स्पीकर प्रोटेम क्या था हम लोगों ने देखा था, अगर ब्रीफ में देखें स्पीकर कब तक रहता है। देखो लोकसभा का टेन्योर तो 5 साल था, मान लो लोकसभा के बाद कोई नई सरकार नहीं चुन पाई, किसी के पास क्लियर मेजोरिटी नहीं, तो स्पीकर अपनी पोजीशन छोड़ेगा क्या? नहीं, स्पीकर तब तक कंटिन्यू करेगा इवन आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, जब तक नई लोकसभा गठित ना हो जाए। बोल सकते हैं जब तक नई लोकसभा कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं हो जाती, जब तक पुराना स्पीकर चलेगा। लेकिन मान लो नई लोकसभा को कब गठित होना है? 25 तारीख को, तो एग्जैक्ट 25 तारीख के थोड़े समय पहले जो स्पीकर है वो क्या कर देगा? रिजाइन, क्योंकि अब नया स्पीकर चुनाएगा नई लोकसभा में। तो अब जो नया स्पीकर चुनाएगा, ये जो भी मेंबर्स रहेंगे अब उनको ओथ लेना पड़ेगी पहले, तो ओथ कौन दिलवाता है? प्रेसिडेंट। लेकिन प्रेसिडेंट खुद जाता है क्या? नहीं, तो वो उसके लिए लोकसभा के किसी मेंबर को क्या बना देते हैं? स्पीकर प्रोटेम, और वो उनको क्या एडमिनिस्टर करवाता है? ओथ ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। यही काम होता है स्पीकर प्रोटेम का। स्पीकर प्रोटेम मेंबर्स को तो ओथ दिलवाता है, साथ में स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को भी ओथ दिलवाता है, और जैसे ही नया स्पीकर बनता है स्पीकर प्रोटेम का काम खत्म। मतलब ये टेम्परेरी पोस्ट है, लेकिन स्पीकर प्रोटेम को कौन अपॉइंट कर रहा है? प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है, और वो ओथ किसके बिहाफ पे दिलवा रहा है? प्रेसिडेंट के। सो अगर कोई पूछे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एडमिनिस्टर ओथ ऑन द बिहाफ ऑफ स्पीकर प्रोटेम और प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ध्यान रहेगा। तो इनको ओथ कौन दिलवाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को? प्रेसिडेंट। लेकिन किसके थ्रू दिलवाता है? स्पीकर प्रोटेम। तो अब देख लेते हैं, शी इज इलेक्टेड बाय लोकसभा फ्रॉम अमंग द मेंबर ऑफ हाउस। लोकसभा से ही चुनते हैं, हाँ वो तभी लोकसभा का यूजुअली कौन होता है? वो सीनियर मोस्ट मेंबर, और उनको कौन सी पार्टी से चुनते हैं? ऐसा कन्वेंशन बना हो ऑपोजिशन वालों से चुन लो, लाइक कमलनाथ को चुना गया था। हाँ, तो ये वाली बात सही है। तो देखो 1 सही है, मतलब डी आंसर नहीं हो सकता और ये आंसर नहीं हो सकता, है ना। सेकंड देख लेते हैं, शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेयरिंग द मीटिंग ऑफ लोकसभा अंटिल न्यू इलेक्टेड स्पीकर बिकम एक्वेंटेड विद द पार्लियामेंट्री प्रोसीजर। क्या बोल रहा है, बड़े ध्यान से सुनना। बोले वो जब तक चेयर पे बैठा रहेगा, जब तक जो नया स्पीकर है वो काम सीख नहीं जाता। अब मान लो वो 5 साल काम नहीं सीख पाया, तो क्या यही कंटिन्यू करता रहेगा? जैसे ही नया स्पीकर चुना, ये चेयर से नीचे आ जाएगा। समझ में आया? जैसे ही नया स्पीकर, उसको काम आता हो नहीं आता वो मत सिखाओ, वो खुद सीख लेगा। लेकिन जैसे ही नया स्पीकर चुना, इसका काम है नए स्पीकर को चुनवा देना। जैसे ही नया स्पीकर चुनेगा, तुरंत सीट से नीचे उतर के आ जाएगा, बोलेगा आप बैठ जाओ। तो ये वाली बात सही है क्या? नहीं। सो 2 इज रॉन्ग। सो 2 कहाँ है? बी में। तो मतलब शिवम सही है। 1 तो सही था ही अपना, अब मतलब 3rd गलत होने वाला है, इसलिए सब गलत थे, अपना शिवम सही था। द स्पीकर प्रोटेम हैज ऑल द पावर ऑफ स्पीकर, ये बात सही है। हाँ, द स्पीकर प्रोटेम हैज ऑल द पावर ऑफ स्पीकर। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। शी इज इलेक्टेबल अमंग द मेंबर ऑफ द हाउस, ये वाला भी सही है। तो मतलब आंसर क्या होना चाहिए? 1 और 3 होना चाहिए। शिवम भी गलत। ओ हाँ सॉरी, सुनना सुनना सुनना, स्पीकर प्रोटेम हैज ऑल द पावर ऑफ स्पीकर, ये वाली बात बिल्कुल सही है। सी तो करेक्ट है, मतलब ए आंसर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 3 सही है। शी इज इलेक्टेड बाय लोकसभा नहीं, शी इज इलेक्टेड बाय प्रेसिडेंट फ्रॉम अमंग द लोकसभा। तो ये चीज ध्यान रखना है, इसलिए क्वेश्चन में गलती नहीं है, प्रीवियस ईयर ही था। आंसर क्या हो जाएगा? ए। शिवम तू गलत ही था। चलो देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। कोई बात नहीं, पहली बार उसे गर्व हो रहा था, शुरू ही हुआ था गर्व होना। और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट बताओ।
डी सही आंसर है। किसने बोला डी? बिल्कुल सही। अभी बताया 2 मिनट पहले, स्पीकर प्रोटेम के पहले सारी चीजें बताई, उस पर क्वेश्चन आ गया एज इट इज, तो इसको गलत तो करना ही नहीं था। स्पीकर इज इलेक्टेड बाय द लोकसभा फ्रॉम अमंग इट्स मेंबर्स, बिल्कुल उसके मेंबर्स में से ही किसी न किसी को स्पीकर चुना जाता है। हाँ, तो लोकसभा के मेंबर्स ही तो चुनते हैं उसको, इलेक्टेड बाय द लोकसभा, लोकसभा ही चुनती है भाई मेंबर्स। वैसे उसमें वोट होता है क्या? यूजुअली वोट नहीं होता, कन्वेंशन से मान लिया जाता, रूलिंग पार्टी के आदमी को बना देते हैं, प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। जैसे सुमित्रा महाजन के लिए बोला कि ठीक है सुमित्रा ताई क्या बन जाएंगी, अपनी स्पीकर बन जाएंगे, फिर बाद में बोला ओम बिरला क्या बन जाएंगे, स्पीकर बन जाएंगे। इलेक्शन रेयरली टेक्स प्लेस, बट कॉन्स्टिट्यूशन तो बोलता है इलेक्शन करवाओ स्पीकर के लिए। नेक्स्ट देख लो, द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ स्पीकर इज फिक्स्ड बाय प्रेसिडेंट। हाँ, प्रेसिडेंट ही स्पीकर प्रोटेम वगैरह करते हैं, और वो स्पीकर प्रोटेम उस दिन सबको क्या दिलवाता है, ओथ वगैरह दिलाता है, इंक्लूडिंग स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। सो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा देख लो, मैंने पहले ही बताया कि जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो स्पीकर अपनी सीट छोड़ता है क्या? नहीं छोड़ता है। कब तक? जब तक नई लोकसभा नहीं बन जाती है, राइट। और जिस दिन नई लोकसभा बनती है उसके जस्ट 5 मिनट पहले बोलता मेरा रिजाइन, स्पीकर प्रोटेम कुर्सी पे बैठते हैं, नए स्पीकर को चुनवाते हैं और फिर नई लोकसभा वर्क करती है। तो थर्ड भी क्या हो जाएगा मेरा करेक्ट? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल करेक्ट, 1, 2 एंड 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ये रहा। पार्लियामेंट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा 2-3 क्वेश्चन यहां से डले हुए रहते हैं एग्जाम के अंदर। सारी एग्जाम्स में आपको क्या दिख जाएंगे? पार्लियामेंट के क्वेश्चन। सी, चलो देख लेते हैं। द चेयरमैन ऑफ, पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? इतना इजी था क्या? देखते हैं। द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस ओनली इफ ही इज रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। हाँ, देखना, वाइस प्रेसिडेंट इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ही इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। उनको क्या बोलते हैं? एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो का मतलब ही क्या है कि इसलिए नहीं है वो चेयरमैन की वो राज्यसभा के चेयरमैन चुने गए हैं। कोई भी आदमी अगर वाइस प्रेसिडेंट बनता है तो वो ऑटोमेटिक क्या बन जाता है? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, क्योंकि उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस को होल्ड किया, इसके कारण वो क्या बन गए? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। सो जगदीश धनखड़ एज अ इंडिविजुअल कैपेसिटी में है क्या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? नहीं, चूंकि वो वाइस प्रेसिडेंट है इसलिए उनको क्या बना दिया गया है? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, और उसी को क्या बोलते हैं? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। सो अगर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को हटाना है तो उनको पहले वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट से हटाना पड़ेगा, क्योंकि जो भी वाइस प्रेसिडेंट रहेगा वो ऑटोमेटिक क्या बन जाता है? चेयरमैन। तो ये बात सही है। हाँ, ओनली इफ इज रिमूव फ्रॉम द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो यहां पर ओनली एक क्या है? एक्सट्रीम वर्ड, एंड यूजुअली एक्सट्रीम वर्ड्स कैसे होते हैं? इनकरेक्ट, लेकिन यहां पर ये एक्सट्रीम वर्ड करेक्ट है। सेकंड देख लो, अनलाइक द स्पीकर द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज नॉट अ मेंबर ऑफ हाउस। स्पीकर तो बोल रहा है स्पीकर मेंबर होता है लोकसभा का, लेकिन चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है क्या? स्पीकर नहीं होता, इसलिए वो वोट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो ये वाली बात भी सही है। आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 1 एंड 2, सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ये रहा। चलो देख लेते हैं। द अथॉरिटी दैट एडजर्न द लोकसभा हाउस और सस्पेंड द मीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ क्यूरम। क्यूरम मतलब क्या होता है? कि भाई मिनिमम नंबर्स रिक्वायर्ड फॉर अ सिटिंग। बोले कितने? बोले फॉर एग्जांपल अभी कैपेसिटी कितनी है? 543। 543 में से कम कितने अवेलेबल होना चाहिए? तो बोले सिटिंग चलेगी, बोले 1/10 होना चाहिए। तो 543 में से मतलब अराउंड 54 मेंबर या 54.3 मतलब 55 मेंबर कम से कम चाहिए, तभी लोकसभा बैठ सकती है। और अगर क्यूरम नहीं है तो क्या होगा? या तो स्पीकर या जो भी चेयरमैन वगैरह बोलेंगे कल आओ, परसों आओ, या जब भी सब लोग आ जाते हो इकट्ठे आओ। ऐसा नहीं कि 2-4 लोग बैठ गए और बोले लोकसभा के एसी पंखे चालू कर दो, नहीं। तो अगर ऐसा होता है तो उसमें कौन डिसीजन लेगा? देन स्पीकर लेगा। स्पीकर इन केस ऑफ लोकसभा एंड वाइस प्रेसिडेंट या फिर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इन केस ऑफ राज्यसभा। अब देखो प्रेसिडेंट लेगा क्या? नहीं, प्रेसिडेंट नहीं लेगा। लीडर ऑफ हाउस नहीं लेगा। सेक्रेटरी ऑफ लोकसभा ये तो बेचारा कैसे लेगा, है ना। चलो नेक्स्ट देख लो, ये रहा। कुछ नई चीजें भी सिखाऊंगा आने वाले क्वेश्चंस में, इसलिए ध्यान से देखते चलो। पूरी पार्लियामेंट को क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में ही सीख लेंगे अपन। ए क्या आ रहा है? और किसी का भी कुछ आ रहा है? चलो देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट ऑफिस ऑफ स्पीकर। स्पीकर के बारे में क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर भी देखोगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं ऑलरेडी स्पीकर वगैरह पे। तो स्पीकर के बारे में क्वेश्चन है, पिछली बार डेप्यूटी स्पीकर पे भी आ गया था। डी, चलो हाँ जिसका डी है वो करेक्ट है, बाकी ये वाले इनकरेक्ट हैं। देख लेते हैं। स्पीकर के बारे में बात करते हैं। शी होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। बोले वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट तक करती है क्या? नहीं, उनको हटाना है तो लोकसभा उनको हटा सकती है। लोकसभा अगर मेजोरिटी से वोट कर देगी कि ये स्पीकर नहीं पसंद तो हट जाएंगे। प्रेसिडेंट की प्लेजर पे चलता है क्या स्पीकर की पोस्ट? आंसर इज नो।
तो ये वाला क्या है, इनकरेक्ट। तो जहां जहां 1 है वो हट गया, ए और सी तो यहीं चला गया। अब 2 3 में से अगर एक भी गलत हो गया तो बी भी चला जाएगा। तो क्वेश्चन कैसा है, काफी इजी है। अब देख लेते हैं सेकंड क्या बोल रहा है, शी नीड नॉट बी द मेंबर ऑफ हाउस एट द टाइम ऑफ इलेक्शन। भाई स्पीकर किसको बनाते हैं, स्पीकर इज चूजन अमंग्स द मेंबर ऑफ लोकसभा। पहले जो लोकसभा के मेंबर है उसी में तो किसको चुना जाएगा, स्पीकर। जो मेंबर ही नहीं उसको कैसे स्पीकर बना देंगे। तो ये क्या, शी नीड नॉट बी, नहीं, शी नीड टू बी अ मेंबर। तो ये वाला क्या हो जाएगा, नॉट नहीं आएगा, रॉन्ग हो जाएगा। शी इज इलेक्टेड जॉइंटली बाय बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। राज्यसभा का कोई भी रोल होता है। स्पीकर ऑफ लोकसभा इज चूजन बाय द मेंबर ऑफ लोकसभा अमंग्स देमसेल्फ। लोकसभा के मेंबर ही स्पीकर को चुनते हैं, मगर वोटिंग होती है क्या, यूजुअली वोटिंग डज नॉट टेक प्लेस। रूलिंग पार्टी के आदमी को, जो भी प्राइम मिनिस्टर वगैरह है, लीडर ऑफ हाउस जो भी रहते हैं, वो बोलते हैं, उसको क्या बना दिया जाता है, स्पीकर। शी इज इलेक्टेड जॉइंटली बाय लोकसभा एंड राज्यसभा, नहीं, शी इज इलेक्टेड ओनली बाय लोकसभा। तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, डी, नन ऑफ दी अबव। समझ में आया, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इसका आंसर करो। क्या आ रहा है, सी आ रहा है। चलो देख लेते हैं। स्पीकर, स्पीकर प्रोटेम, कितने सारे क्वेश्चन आ गए पार्लियामेंट के ऊपर। विद रेफरेंस टू स्पीकर प्रोटेम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एडमिनिस्टर ओथ टू स्पीकर प्रोटेम, ये बात सही है। स्पीकर प्रोटेम को भी तो कोई ना कोई ओथ दिलाता होगा, तो उनको प्रेसिडेंट खुद दिलाते हैं कि हाँ, उनको प्रेसिडेंट ओथ दिलाते हैं, फिर वो बाद में सबको ओथ दिलाता ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। और वैसे भी अगर नहीं भी पता होता है कि स्पीकर प्रोटेम को कौन ओथ दिलाता है, तो काफी इजी है। स्पीकर प्रोटेम भी तो एक्चुअली मेंबर ही होते हैं ना लोकसभा के, है ना। और मेंबर्स को कौन ओथ दिलाता है, प्रेसिडेंट ही दिलाता। तो एकदम इजी क्वेश्चन था, केबीसी का 1000 रुपए वाला। द स्पीकर प्रोटेम हैज ऑल द पावर ऑफ स्पीकर, ये तो अभी पिछले क्वेश्चन में ही देखा, इसके कारण ही अपन भी कंफ्यूज हो गए थे। तो ये वाला भी सही है। कंसिडर द फॉलोइंग, करेक्ट पूछ रहा है, तो बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। काफी इजी क्वेश्चन था, 1000 रुपए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, 5000 वाला। हाँ, सी यार, इतना सड़ा क्वेश्चन था, मैं साइड में खड़े होकर 1 सेकंड में रीड कर लिया। सुनो आप जल्दी से। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्पीकर अपॉइंट चेयरमैन ऑफ ऑल द पार्लियामेंट्री कमिटी ऑफ लोकसभा एंड सुपरवाइजेस देयर फंक्शनिंग। अभी थोड़ी देर पहले देखा, हाँ, इवन वो खुद भी 3 कमिटी का चेयरमैन होता है, बिजनेस कमिटी, जनरल कमिटी, रूल्स कमिटी, और बाकी सबका चेयरमैन वो खुद अपॉइंट करता है इन केस ऑफ लोकसभा। ये बात सही है। सो स्पीकर अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ ऑल द पार्लियामेंट्री कमिटी ऑफ लोकसभा, हाँ बिल्कुल सही बात है। स्पीकर सैलरीज आर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। स्पीकर की सैलरी चार्ज्ड अपॉन होती है कि, आंसर इज यस। चार्ज्ड मतलब उनकी सैलरी को पार्लियामेंट हर बार वोट करके कम ज्यादा नहीं कर सकते। जैसे जजेस की सैलरी क्या होती है, चार्ज्ड अपॉन, उस पर पार्लियामेंट हर साल वोट करती है क्या, नहीं। अगर वोट करने लगेगी तो फिर तो जजेस कोई फैसला देंगे तो पार्लियामेंट बोलेगी इनकी सैलरी घटा दो, इनकी सैलरी इतनी कम कर दो कि रिजाइन करके भाग जाए। सो इनकी सैलरीज कैसी होती हैं, चार्ज्ड अपॉन। चार्ज्ड अपॉन एक्सपेंडिचर से क्या होता है, उनका इंडिपेंडेंस मेंटेन रहता है। तो ये चीज ध्यान रखोगे। स्पीकर अपॉइंट, ये वाला सही था, दूसरा वाला भी सही था। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, बोथ 1 and 2। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, फटाफट आंसर करो 30 सेकंड में। क्या आ रहा है, डी। चलो देख लेते हैं। और किसी का क्या आ रहा है, बाकी किसी का कुछ भी नहीं आ रहा है क्या, बी, डी और बी, डी गलत है। चलो और बोलो, ए, हाँ ए सही है। चलो देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बस शांति से देखो अब जल्दी। द पोजीशन ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन रिसीव्ड अ स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन थ्रू सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन इन द पार्लियामेंट एक्ट 1977। अब देखो ये काफी फैक्चुअल भी है कि आपको एक्ट वगैरह पूछ रहा है, लेकिन मैंने एक चीज बताई, अगर यूपीएससी का केस है तो फैक्ट्स यूजुअली क्या होते हैं, करेक्ट होते हैं इस टाइप के। हाँ, अगर कोई बड़े बड़े फैक्ट्स दे रहा है तो वो इनकरेक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन ये जनरल स्टेटमेंट फॉलोड बाय फैक्ट्स, ये यूजुअली क्या होते हैं, करेक्ट होते हैं। सो लीडर ऑफ अपोजिशन की जो पोस्ट है उसका स्टैट्यूटरी मतलब बाय लॉ रिकॉग्निशन मिला है थ्रू दिस एक्ट, ध्यान रखोगे। सो पहला स्टेटमेंट क्या है मेरा, करेक्ट। दूसरा क्या बोल रहा है, व्हेन नो पार्टी इन द लोकसभा सिक्योर रिक्वायर्ड सीट टू फॉर्म एन अपोजिशन पार्टी एंड टू डेजिग्नेट अ लीडर ऑफ अपोजिशन द मैटर इज देन डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखना क्या बोल रहा है, बड़ा इजी है। लीडर ऑफ अपोजिशन भी बनाना पड़ता है जो फॉलो करता है, अपोजिशन को संभालता है। तो पूरे अपोजिशन का भी एक लीडर होता है। एक तो रूलिंग पार्टी होती है जो लोकसभा में सरकार चलाती है, और जो दूसरे बाकी सब होते हैं वो क्या होते हैं, अपोजिशन वाले। लेकिन अपोजिशन में भी मान लो हो सकता है बीजेपी को तो 50% वोट मिल गए हो तो वो सरकार बना के चला रही है,
दूसरी पार्टी है बोले कांग्रेस, कांग्रेस के पास बोले कितने वोट है, मान लो 30% वोट है। ये कौन सी पार्टी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। फिर उसके बाद अपनी एक समाजवादी पार्टी भी है, उसके पास भी फॉर एग्जांपल कितने वोट आ गए, 20%। फिर एक अपनी और कोई सी पार्टी है, कोई भी पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, उसके पास कितने परसेंट वोट है, 10% वोट है लोकसभा में। सो बोले अब रूलिंग पार्टी तो बन गई, ऑपोजिशन किसको बताएं, तो बोले सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। बोले इनमें सिंगल लार्जेस्ट कौन सी है, कांग्रेस। लेकिन बोला सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो होना चाहिए, प्लस उसके पास मिनिमम कितने परसेंट वोट होना चाहिए लोकसभा के, 10% ऑफ द सीट। और 10% मतलब बोले टोटल अभी प्रेजेंट स्ट्रेंथ कितनी है, 543, मतलब कम से कम 54 मेंबर्स भी होना चाहिए। सो कांग्रेस इज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन ऑपोजिशन, बट इट डज नॉट हैव 10% ऑफ द वोट्स। तो बोले फिर अब कैसे बनाए लीडर ऑफ अपोजिशन, क्योंकि उसके लिए तो दो कंडीशन होना चाहिए। फर्स्ट, इट शुड बी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, कांग्रेस के पास है, लेकिन 10% ऑफ द वोट है क्या कांग्रेस के पास, नहीं है। तो बोले फिर लीडर ऑफ हाउस कौन बनेगा ऑपोजिशन का। सो मोदी जी ने बोला कोई भी नहीं बनेगा। इसका डिसीजन प्रेसिडेंट लेंगे क्या, नहीं, इसका डिसीजन कौन लेगा, स्पीकर लेगा हाउस में। और स्पीकर ने बोला भाई मैं क्या करूं, मैं बंधा हुआ हूं मजबूरी से, क्योंकि आपके पास 10% वोट्स नहीं है। समझ में आ रहा है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। सो इस समय लीडर ऑफ अपोजिशन कोई है क्या, नहीं है। इसलिए मोदी सरकार काफी पावरफुल है, क्यों, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन है ही नहीं। समझ में आ गया, व्हेन नो पार्टी इन द लोकसभा, ये बात सही है, समझ में आ गया। तो ये डिसीजन इज टेकन बाय प्रेसिडेंट, नहीं, ये बात गलत हो जाएगी। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 1 ओनली। वैसे जब कांग्रेस सरकार चलती थी तब लीडर ऑफ अपोजिशन कौन होता, सुषमा स्वराज, पता है ना, बहुत बढ़िया। बाद में क्या बनी थी वो, विदेश मंत्री भी बनी थी, है ना। अभी कौन है लीडर ऑफ अपोजिशन, कोई भी नहीं। डेप्यूटी स्पीकर कोई भी नहीं, है ना। हाँ, तो हो जाता सही, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। द सेशन ऑफ पार्लियामेंट जनरली डू नॉट स्पान इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स, बी। चलो ठीक है, बिल्कुल सही बोला तिलक ने। जल्दी से देख लेते हैं पार्लियामेंट का क्या काम है। देखो कॉन्स्टिट्यूशन एक ही बात बोलता है, पार्लियामेंट में क्या है, मेंबर्स है, मेंबर्स मिलते हैं, मीटिंग करते हैं, चाय समोसा वड़ा पाव खा पी के बढ़िया मस्त रहते हैं, पर उनका मिलना जरूरी है, उसी चीज के उनको पैसे मिलते हैं। तो बोले कितने कितने दिन में मिलना है। सो पार्लियामेंट ऐसा नहीं बोलता कि इस महीने में मिल, कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं बोलता कि इस महीने में मिलना है, उस महीने मिलना है। कॉन्स्टिट्यूशन बस एक बोलता है कि आपकी जो पहली मीटिंग है और जो आपकी दूसरी मीटिंग है उसमें किससे ज्यादा गैप मत करना, 6 महीने से ज्यादा का गैप मत करना। मतलब 6 महीने से गैप में, मतलब साल में कम से कम कितनी बार मिलना पड़ेगा, ज्यादा बार मिलना है मिल लो, रोज मिलना है मिल लो, वो मना ही नहीं है, लेकिन कम से कम कितनी मुलाकात लेना पड़ेगी, 2 बार, क्योंकि 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं चलेगा। तो बोले पार्लियामेंट यूजुअली, अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन में तो बस इतना ही बोला था, लेकिन पार्लियामेंट कितनी बार मिलती है। सो पार्लियामेंट के कितने सेशन चलते हैं, 3 सेशन चलते हैं। कितने सेशन, 3 सेशन। इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर आएगा बी, जून। क्यों, क्योंकि देख लेते हैं जल्दी से, 3 सेशन होते हैं पार्लियामेंट के, और वो कब से कब तक चलते हैं। पहला सेशन क्या होता है, बजट सेशन, कब से कब तक चलता है, फरवरी से मई तक चलता है ना। फिर जून में कोई सेशन नहीं चल रहा है। फिर मॉनसून सेशन होता है, जुलाई टू सितंबर होता है। फिर लास्ट सेशन कौन सा होता है, विंटर, नवंबर टू दिसंबर। तो मतलब देखो 1 महीना छूट गया जून, 1 महीना छूट गया अक्टूबर, और 1 महीना छूट गया जनवरी। सो इन 3 महीनों में कोई भी सेशन नहीं हो रहा है, बाकी पूरे साल सेशन चल रहा है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें और भी चीजों को क्लियर कर दूंगा। ये वाले क्वेश्चन को देख लो। हाँ, ए सी, चलो एक बार पहले मैं, हाँ ए सी डी, बिल्कुल बी नहीं आया किसी का, एक बार मैं बी, ये भी आ गया, ठीक है। अब चलो मैं एक बार एक सारी प्रोसेस समझा देता हूं पहले तुम लोगों को ब्लैंक स्लाइड पे कि क्या होता है। देखना, सेशन चल रहा था, लोकसभा का सेशन चल रहा था, राज्यसभा का, अभी मैं किसका मान रहा हूं, मान लो फॉर एग्जाम्पल लोकसभा का एक सेशन चल रहा था। अब देखना ज्यादातर चीजें लोकसभा पे एप्लीकेबल होती हैं। हमने देखा लोकसभा में 3 सेशन होते, बजट, फिर मॉनसून और विंटर। 3 महीनों में कभी सेशन नहीं होता, जनवरी, जून और अक्टूबर, है ना। ये चीज तुम ध्यान रखना। अब मान लो लोकसभा की प्रोसीडिंग्स चल रही थी, 5 बज गए शाम के, कितने बज गए, 5, सबको घर जाना है। तो बोले हाउस को घर कैसे भेजेंगे। सो जो लोकसभा में कौन सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है, स्पीकर। सो स्पीकर बोलेगा द हाउस इज एडजर्न्ड। क्या बोलेगा वो, हाउस इज एडजर्न्ड। एडजर्न्ड का मतलब है कब तक के लिए एडजर्न्ड, तो बोलेगा टिल टुमारो 11 AM। बोले कल 11 बजे तक के लिए हाउस क्या हो गया, एडजर्न। मतलब सब कल कितने बजे आना, 11 बजे। उन्होंने हाउस को एडजर्न करा और एक टाइम स्पेसिफाई किया कि इस समय अपन दोबारा मिलेंगे, ठीक है।
अब मान लो जरूरी है कि 5 बजे बोले, मान लो कई बार क्या होता है ऑपोजिशन वाले बहुत हो हल्ला कर देते हैं और पूरे हाउस के सेशन की ऐसी तैसी कर देते हैं, तो स्पीकर कभी भी एडजर्न कर सकता हाउस। मन किया 1 बजे आए और चिल्ला चोटी, उन्होंने बोला हाउस इज एडजर्न टिल 3 PM, कि बोले आप 3 बजे मिलते हैं। 3 बजे आए फिर चिल्ला चोट करी उन्होंने, हाउस इज एडजर्न टिल 4 PM। 4 बजे आए फिर बोले आप कल मिलेंगे, कल फिर हो अल्लाह करा परसों मिलेंगे, समझ में आ रहा है। सो हाउस एडजर्न कभी भी कर सकता, कौन कर सकता है? स्पीकर। लेकिन क्या हो अगर स्पीकर बोले हाउस इज एडजर्न साइनाडाई, क्या बोल रहे हो वो? हाउस इज एडजर्न साइनाडाई। साइनाडाई का मतलब है अब उन्होंने कोई टाइम स्पेसिफाई नहीं किया कि अपन दोबारा कब मिलेंगे, समझ रहे हो। स्पीकर ने क्या बोला? हाउस इज एडजर्न साइनाडाई, बोले अब कब मिलेंगे, बोले वो नहीं बता रहा मैं, बस एडजर्न हो गया। इसका मतलब हाउस इज एडजर्न साइनाडाई का मतलब क्या है कि अब टाइम पीरियड बताया क्या? देयर इज नो टाइम पीरियड स्पेसिफाइड बाय द स्पीकर। इसका मतलब मान लिया जाता है कि अब हाउस का क्या हो गया है? रेसेस के पीरियड में जाने वाला है। अभी हाउस की क्या चल रही थी? मीटिंग्स चल रही थी, प्रोसीडिंग्स चल रही थी। अब स्पीकर ने बोला हाउस इज एडजर्न साइनाडाई। इन्होंने तो स्पीकर ने तो सिर्फ क्या करा है? हाउस को एडजर्न ही करा है, अभी भी क्या करा है? एडजर्न्ड, लेकिन कैसा कर दिया है? साइनाडाई। अब उसके बाद क्या होगा? स्पीकर को पता, स्पीकर ने बोल दिया हाउस इज एडजर्न साइनाडाई। अब उसके बाद प्रेसिडेंट को पता चलेगा कि इन्होंने बिना टाइम बताए क्या कर दिया? हाउस को क्या कर दिया? एडजर्न कर दिया। इसका मतलब मान लिया जाता है कि जो भी लोकसभा का काम था, जो भी लोकसभा का बिजनेस था, वो क्या हो चुका है? इस सेशन का कंप्लीट हो चुका है। सो अब नेक्स्ट आएंगे प्रेसिडेंट। अब नेक्स्ट काम किसका आएगा? प्रेसिडेंट। सो अब प्रेसिडेंट भी एक ऑर्डर इशू करेंगे और अब वो क्या बोलेंगे? द हाउस इज प्रोरोग्ड। क्या बोलेंगे वो? प्रोरोग्ड। प्रोरोग्ड का मतलब क्या होता है? GUED। अब वो क्या बोल देंगे? हाउस इज प्रोरोग्ड। मतलब ये जो पूरा सेशन था अभी ये क्या हो चुका है? खत्म। देखो हाउस को प्रोरोग किसने किया? प्रेसिडेंट ने। लेकिन कब किया? जब स्पीकर ने क्या बोला? एडजर्न साइनाडाई बोले, मतलब हमारा काम खत्म हो गया। तो फिर प्रेसिडेंट ने बोला काम खत्म हो गया तो ठीक है, ये क्या हो गया? हाउस क्या हो गया? प्रोरोग। इवन अगर हाउस को डिसॉल्व भी करना है तो भी कौन करेगा? वो भी काम कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। तो ध्यान रहेगा। अब हाउस तो प्रोरोग हो गया, अब दोबारा भी बुलाना पड़ेगा ना हाउस को। बोले एक सेशन खत्म, दूसरा सेशन तो शुरू होगा, तो लोगों को समन कौन करेगा? तो अगेन समन भी कौन करेगा? प्रेसिडेंट। तो जब दोबारा हाउस को समन करना है तो वो काम भी कौन करेगा? प्रेसिडेंट। अब मान लो एक सेशन चल रहा था, कब से कब तक? बोले कौन सा? बजट सेशन। कब से कब तक चल रहा था? हाँ, बजट सेशन चला अपना। बजट सेशन के बाद कौन सा सेशन आता है? मॉनसून सेशन आता है। इनके बीच में 1 महीना रह जाता, वो कौन सा महीना है? जून। कौन सा महीना रह जाता है? बोले जून में हाउस ने वर्क नहीं किया। सो बोले जून के समय छुट्टी का पीरियड चला, तो बोले छुट्टी को ही क्या बोलते हैं? वी कॉल इट रेसेस। क्या बोलते हैं इसको? रेसेस चल रही है। समझ में आ गया? प्रेसिडेंट का रोल, स्पीकर का रोल क्लियर है। अगर स्पीकर ने बोला हाउस इज एडजर्न टिल टुमारो, मतलब ये क्या हुआ? एडजर्न किया। एडजर्नमेंट का काम किसका है? स्पीकर का। प्रोरोग मतलब पूरे स्थगित, बोले पूरा सेशन खत्म, वो किसने किया? प्रेसिडेंट ने। पर वो प्रेसिडेंट प्रोरोग कब करेंगे? व्हेन स्पीकर इशूज अ नोटिस ऑफ एडजर्नमेंट साइनाडाई। साइनाडाई समझ में आ गया। और फिर समन भी कौन करेगा? प्रेसिडेंट, है ना। और इन दोनों के बीच का जो सेशन चलते हैं उनके बीच के पीरियड को क्या बोलते हैं? छुट्टी के समय को रेसेस बोलते हैं। अब इसका आंसर कर पाओगे? देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? द पीरियड स्पैनिंग बिटवीन प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स रीअसेंबली, मतलब जब दोबारा मिलते हैं वो, इन द न्यू सेशन इज कॉल्ड रेसेस। बिल्कुल सही बात बता रहा है। तो पहला स्टेटमेंट तो मेरा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट देख लो, व्हेन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज एडजर्न्ड विदाउट नेमिंग अ डे फॉर रीअसेंबली, मतलब इसका मतलब क्या है? इट इज कॉल्ड एडजर्नमेंट साइनाडाई। ये सही है क्या? बोले हाउस को एडजर्न किया लेकिन बताया नहीं कि कब दोबारा मिलने वाले, तो बोले मतलब क्या हो गया? एडजर्नमेंट साइनाडाई। और एडजर्नमेंट साइनाडाई यूजुअली कब होता है? व्हेन द बिजनेस ऑफ लोकसभा इज कंप्लीटेड फॉर दैट सेशन। फॉर एग्जांपल बजट सेशन किस लिए मिलता है? टू इनेक्ट द बजट। बजट बन गया, सब काम हो गया, पैसा पास हो गया, स्पीकर क्या बोलता है? एडजर्नमेंट साइनाडाई। फिर प्रेसिडेंट क्या करता है? प्रोरोग। द प्रेसिडेंट कैन प्रोरोग द हाउस व्हाइल इन सेशन। सही है। हाँ, अच्छा सुनो, अगर मान लो स्पीकर ने एडजर्नमेंट साइनाडाई नहीं निकाला तो क्या प्रेसिडेंट प्रोरोग कर सकता है? तब भी कर सकता है। प्रेसिडेंट हैज ऑल द पावर। इवन क्या प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर सकता है हाउस को? हाँ, तब भी कर सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इस प्रेसिडेंट कैन प्रोरोग द हाउस व्हाइल इन सेशन। यस, प्रेसिडेंट कैन प्रोरोग द हाउस व्हाइल नॉट इन सेशन। प्रोरोग क्यों करेगा जब सेशन में ही नहीं, ऑलरेडी प्रोरोग है। लेकिन डिसमिस कर सकता है कि? हाँ, डिसमिस भी कर सकता है। सो अगर यहां पे लिखा था प्रेसिडेंट कैन प्रोरोग द हाउस ओनली व्हाइल इन सेशन तो गलत हो जाता। समझ में आया? सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल करेक्ट, 1, 2 एंड 3। पूरी प्रोसेस समझ में आई कैसे चलती है लोकसभा की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ये रहा।
क्या आ रहा है, चलो देख लेते हैं। सी आ रहा है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन किसके ऊपर है, व्हिप के ऊपर। व्हिप मतलब मैंने बताया था क्या होता है। फॉर एग्जांपल व्हिप मतलब लोकसभा राज्यसभा में क्या होती है, वोटिंग वगैरह होती है, कोई भी डिसीजन होता है, मोशन आता है, रिजोल्यूशन होता है ना। मान लो कोई रिजोल्यूशन आया, सब्सटेंटिव मोशन आया, उस पर क्या होने वाला है, वोट होने वाला है। वोट होने वाला, वोट कौन करेगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैंने बताया किसी ना किसी पार्टी की टिकट पे चुनाव लड़के जाते तभी मेंबर बनते हैं, और अगर पार्टी की मेंबरशिप को छोड़ते हैं तो उनको स्पीकर क्या कर देता है या चेयरमैन क्या कर देता है, डिस्क्वालीफाई। लेकिन अगर मान लो मैंने बोला कि भाई प्रेसिडेंट के लिए वोट करना है, तो बोले मैंने, कांग्रेस पार्टी बोल रही है हमारा कैंडिडेट तो ये है, तो कांग्रेस मेंबर किसको वोट करेंगे, कांग्रेस पार्टी के मेंबर को। लेकिन उनको बताएगा कौन कि किसको वोट करना है। सो जो पार्टी रहती है, जो ऑपोजिशन वाली है, रूलिंग वाली है, वो सारी पार्टी एक एक सीनियर मेंबर को उतारती है और उसी को क्या बोला जाता है, व्हिप। उसी को क्या बोला जाता है, उस पर्सन को क्या बोला जाता है, व्हिप। तो व्हिप रिटर्न ऑर्डर जारी करती कि भाई अगर प्रेसिडेंट का चुनाव है तो बोले आप इस पर्सन को वोट दे देना, और अगर आपने वोट नहीं दिया इसका मतलब आप पार्टी की गाइडलाइंस के अगेंस्ट जा रहे हो और आपने चुनाव किस पे लड़ा है, उस पार्टी की टिकट पे लड़ा है, तो अब आपको क्या कर देंगे, डिस्क्वालीफाइड अंडर 10 शेड्यूल। तो ये चीज ध्यान रहेगी। सो व्हिप क्या होता है, एक पर्सन होता है जो नजर रखता है कि कोई गद्दारी तो नहीं कर रहा। जैसे शत्रुघ्न सिन्हा पकड़ में कैसे आया, बोले व्हिप जारी करते हैं, कुछ काम कुछ कर रहा है, बोले निकालो इस गद्दार को, समझ में आ गया। तो ये क्या हो रहा है, व्हिप इज अ पार्लियामेंट्री पार्लियामेंट इज अ रिटन ऑर्डर दैट अ पार्टी मेंबर्स बी प्रेजेंट फॉर इंपॉर्टेंट वोट और दे वोट ओनली इन अ पर्टिकुलर वे। कि वो इंपॉर्टेंट वोट है तो बोले सब आ जाना, बोले आज वोटिंग थी, बोले नो कॉन्फिडेंस की, मेंबर ही नहीं आए, तो ये क्या हुआ, बोले तुम क्या मरवाओगे, बोले रिजाइन करना पड़ जाएगा बिजरा में। तो अगर मान लो जिस दिन नो कॉन्फिडेंस मोशन रहता, देखते हो पार्लियामेंट पूरी भरी रहती है, क्योंकि रूलिंग पार्टी भी व्हिप जारी करती है और ऑपोजिशन भी व्हिप जारी करती है। रूलिंग पार्टी बोलती है कि सब आ जाना और बोलना कि नहीं नहीं अगेंस्ट वोट करना, और अपोजिशन वाले क्या बोलते हैं, सब नो कॉन्फिडेंस मोशन के सपोर्ट में वोट करना। तो उस दिन पार्लियामेंट भरी रहती, क्यों, क्योंकि व्हिप जारी होती है, और जो नहीं आता फिर उसको क्या मान लिया जाता है कि गद्दारी के मूड में इसको बाहर निकालना पड़ेगा। इन इंडिया ओनली नेशनल स्टेट पार्टी कैन इशू व्हिप टू देयर मेंबर। सिर्फ नेशनल या स्टेट पार्टी व्हिप जारी कर सकती है। क्यों, मान लो कोई ऐसी पार्टी है जैसे समाजवादी पार्टी फॉर एग्जांपल, वो तो एक स्टेट पार्टी है लेकिन वो पार्लियामेंट में भी बैठती है। अगर वो पार्लियामेंट में बैठी हुई है तो क्या वो अपने मेंबर को व्हिप जारी नहीं कर सकती, क्या कर सकती है। अगर आपके पास 4 सदस्य भी हैं और आप उसके लीडर हो तो आप उनको भी क्या जारी करवा सकते हो, व्हिप, कि जैसा वोट मैं बोलूं वैसे ही करना क्योंकि ये पार्टी मेरी है। समझ में आ गया। तो ये वाला ओनली है क्या सही, नहीं, कोई भी व्हिप जारी करवा सकता, तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत। पहला वाला क्या है, सही। तीसरा देख लेते हैं, द एंटी डिफेक्शन लॉ अलाउ द स्पीकर चेयरमैन टू डिस्क्वालीफाई सच मेंबर हु गोस अगेंस्ट द वोटिंग डायरेक्शन ऑफ द व्हिप। भाई अगर मान लो किसी मेंबर को बोला था यहां वोट करना और उसने नहीं करा, पार्टी की गाइडलाइंस को क्या करा, फॉलो नहीं किया, तब बोले उसको बाहर कौन निकालेगा। सो कॉन्स्टिट्यूशन में ये सा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंट करके एक प्रोविजन डाला जिसको बोलते हैं 10 शेड्यूल एंटी डिफेक्शन। बोले दल बदल कानून, गद्दारी कर रहा है ये, बोले दल बदलने के चक्कर में हो गया है एंटी डिफेक्शन, तो बोले एंटी डिफेक्शन को यूज करके उस मेंबर को क्या कर दो, डिस्क्वालीफाई। अगर मेंबर लोकसभा का है तो कौन डिस्क्वालीफाई करेगा, स्पीकर। राज्यसभा का मेंबर है तो कौन डिस्क्वालीफाई करेगा, वाइस प्रेसिडेंट या फिर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। सो ये बात सही है, हाँ ये बात सही है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3, दैट इज सी। अब एक चीज देखना, यहाँ पर कर्नाटका का केस काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। कर्नाटक में क्या हुआ, कोई बता सकता कर्नाटक में क्या हुआ। अचानक से क्या हुआ, दल बदल वाले कानून चले, कुछ मेंबर्स ने अचानक से, तुमको पता जब भी वो मेंबर्स होटल जाते हैं मतलब समझ गए क्या होने वाला है, दल बदल। कुछ मेंबर्स होटल चले गए और होटल जाके रुक गए और मोबाइल बंद कर लिए। पार्टी डर गई, कांग्रेस पार्टी डर गई कि लगता है अब ये सब कहाँ शामिल हो जाएंगे, बीजेपी में। लेकिन स्पीकर भी किसका था, अगर भाई सरकार कौन चला रही थी कर्नाटक में, कांग्रेस पार्टी। कुछ मेंबर्स छोड़ के चले गए। अगर सरकार कांग्रेस पार्टी चला रही थी तो स्पीकर भी किसका था, कांग्रेस पार्टी का। स्पीकर को बात पता चली कि भाई इन लोगों ने क्या करी है, दल बदलने की कोशिश करी है। सबसे पहले स्पीकर ने क्या बोला कि जो लोग भी छोड़ के गए हैं, जो लोग भी वापस नहीं आ रहे, क्योंकि हमने तो क्या जारी कर दिए व्हिप कि तुम तुरंत वापस आओ, ये वापस आ रहे हैं क्या नहीं। तो कांग्रेस पार्टी के स्पीकर ने बोला सबसे पहले तो सारे मेंबर क्या हो गए, डिस्क्वालीफाई। बोले इन सबको बाहर निकाल दो, तुरंत डिस्क्वालीफाई हो गए। अब देखना इसमें स्पीकर का रोल कितना पावरफुल है। स्पीकर ने डायरेक्टली मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई कर दिया, और स्पीकर का डिसीजन कहीं भी कोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर सकते। समझ में आ रही है। तो स्पीकर सोल डिस्क्रिशनरी पावर रखता है इस केस में। लेकिन उस स्पीकर ने एक काम और भी किया, उसने बोला कि ये मेंबर को मैं आज डिस्क्वालीफाई कर रहा हूँ, ये बात तो इनको पता थी कि हम बाहर हो जाएंगे, लेकिन ये दोबारा चुनाव लड़ेंगे जनता के बीच जाके, है ना। तो क्योंकि इनका करियर बनाने, पैसे लेके करियर ही तो बनाना चाहते हैं ओवरऑल ये। तो स्पीकर ने एक बात और भी कही, उन्होंने बोला कि अभी तो आप नहीं लड़ सकते, प्लस अगले 5 साल तक भी आप क्या करोगे, चुनाव नहीं लड़ोगे।
तो सुप्रीम कोर्ट में ये केस तो चैलेंज हो सकता है ना कि भाई ठीक है आपने डिस्क्वालीफाई किया ओके, लेकिन ये 5 साल का बैन कैसे लगा दिया आपने कि चुनाव नहीं लड़ सकते। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो आपने मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई किया दैट इज ओके, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल, लेकिन जो आपने उन पर बैन लगाया अगले 5 साल का दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। समझ में आ गया? तो वो दोबारा चुनाव लड़े और उसमें से कुछ चुनाव जीत गए। इसका आंसर क्या आ जाएगा? C1 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, सुनो मेरी बात, अभी टाइम हो गया है ना, तो अपन आज के लिए बस करते हैं, बाकी के क्वेश्चंस कल कंटिन्यू करेंगे। इसमें किसी को कोई डाउट है ना?